बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। मैं धोबी पटका मारने की शौकीन थी। 14 साल से 26 साल के मर्दों को धोबी पटका मार चुकी थी, मगर एक रात 11 लड़के मिलकर मुझे उठा कर ले गए। सारी रात बेबसी की तस्वीर बनी रही, मगर जब 11वां लड़का थक हार गया तो मैंने उसकी कमीज फाड़ दी। मेरे होश उड़ गए। वो मेरा ही मर्दाना शलवार कमीज, गले में रुमाल डाले और मुंह में पान दबाए मैं अपनी गली से गुजर रही थी कि मैंने तेज नजरों से उस लड़के की जानिब देखा जो गली की नुक्कड़ पर खड़ा स्कूल कॉलेज से आने वाली लड़कियों को देखकर सीटी मार रहा था। मैं हमेशा मर्दाना वजह में ही सबको नजर आती थी। निडर भी बचपन से ही थी। मुझसे बड़ी मेरी 4 बहनें थीं और अब्बा को बेटे का बहुत शौक था। जब मैं पैदा हुई तो अब्बा मुझे बेटा ही कहते थे। शुरू से ही उन्होंने मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाए थे और यही कहा था कि तू मेरा बेटा है। बस मेरी तरबियत भी कुछ ऐसी ही थी। मेरे अब्बा बहुत दलेर किस्म के इंसान थे, किसी से डरते न थे और मुझे हर वक्त अपने साथ रखते थे। मैं भी अब्बा की उंगली पकड़कर जहां वो जाते मैं भी चली जाती। वैसे तो मेरे अब्बा का काम कसाई का था, लेकिन मोहल्ले में कोई भी गलत हरकत करता नजर आ जाता तो मेरे अब्बा उसे मार मार कर अधमोया कर देते थे। मैंने सारा बचपन अपने बाप के साथ गुजारा था, इसलिए मैं बचपन से ही निडर किस्म की थी। 10 साल की हुई तो अम्मा ने कहा कि तू वैसे ही कपड़े पहना कर जैसे तेरी बहनें पहनती हैं, लेकिन अब्बा ने फौरन से अम्मा को टोक दिया। कहने लगे ये मेरा बेटा है, इसलिए मैं भी अब्बा की तरह मर्दाना शलवार कमीज पहनने लगी। मेरा चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज सब कुछ मर्दों जैसा था। बचपन में अगर कोई बच्चा मुझे परेशान करता तो मैं उसे धोबी पटका मारने से गुरेज नहीं करती थी। मैं ऐसी तरबियत पाकर बड़ी हुई थी, इसलिए जब मैंने गली के नुक्कड़ पर खड़े नौजवान को लड़कियों के साथ बदतमीजी करते देखा तो तेज कदमों से चलती हुई बड़े गुस्से से उसके पास गई। मुझे देखकर वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। जानता था कि मैं अमीर अली कसाई की बेटी हूँ। मेरे अब्बा का पूरे मोहल्ले में रौब था। मैंने सबके सामने उस लड़के को धोबी पटका मारा तो वहां बाकी के खड़े नौजवान भी ये देखकर भाग निकले थे। वो लड़का वहीं पर तड़पने लगा। मैं अपने गुस्से की बहुत तेज थी। मुझसे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता था। वक्त तेजी से गुजरता रहा और एक एक करके मेरी चारों बहनों की शादी हो गई। मैं अब 22-23 साल की हो चुकी थी। मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, लेकिन मेरा वही अंदाज था। वो मुझे कहती थी कि तेरे इस हुलिये में तुझे कौन सा लड़का अपनाएगा, कौन तुझे पसंद करेगा। आज से पहले मैंने अपनी माँ की बातों को संजीदगी से कब लिया था जो अब लेती। जब मैं खाने बैठती तो 3-3 पराठे खा जाती। अम्मा मुझे टोकती रहती कि लड़कियों को इतनी खुराक नहीं खानी चाहिए, खुद को देख कहीं से तू लड़की लगती है। मैंने कहा, अम्मा शेर जवान हूं मैं, तो क्यों मेरी फिक्र करती है। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। अब तो अब्बा भी मुझे रोकने टोकने लगे थे। कहते थे घर बैठा कर, तू क्या बदमाशों की तरह गली कूचों में फिरती रहती है। एक बार अम्मा ने जबरदस्ती मुझे जनाना लिबास पहनने को दिया। कहने लगी कि कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आने वाले हैं, खबरदार जो उनके सामने तूने जबान भी खोली तो चुपचाप तमीज से नजर झुकाए बैठी रहना। मैंने तासुब से अपनी माँ की तरफ देखा और तैयार हो गई। जब लड़के वाले मुझे देखने आए तो अम्मा ने मुझे उनके सामने बिठा दिया। इत्तेफाक ये था कि वो लड़का भी साथ ही आया था। जैसे ही उस लड़के से मेरी नजरें मिली तो वो एकदम ही मुझे देखकर खड़ा हो गया। अपने वालिदैन से कहने लगा कि उठो आप यहाँ से, मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। ये सुनते ही मेरी माँ भी परेशान हो गई, मेरे वालिद भी। पहली नजर में तो उसे देखकर मुझे कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग ने सोचना शुरू किया तो मुझे याद आया कि वो शख्स भी मेरे हाथ से पटका खा चुका है। ये उन दिनों की बात है कि जब मैं अपनी दोस्त से मिलने उसके मोहल्ले गई थी। हम छत पर बातें कर रहे थे कि जब ये नौजवान इसी गली में मटर कश्ती कर रहा था। दिखने में मैं भी खूबसूरत थी और मेरी दोस्त भी। पता नहीं अब उसकी नजर किस लड़की पर थी। गली से गुजरते हुए हम दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए चला जाता। थोड़ी देर बाद फिर आ जाता, फिर यही हरकत दोहराता। मेरी दोस्त कहने लगी कि न जाने ये कौन है, पिछले 2 घंटे से यहाँ घूमे जा रहा है और हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं तो खैर अपनी दोस्त से बातों में इस कदर मशगूल थी कि मैंने तवज्जो भी नहीं दी, लेकिन उसके कहने के बाद जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया तो वाकई वो लड़का हमें देखता और मुस्कुराते हुए गुजर जाता। कुछ देर बाद फिर वहीं से गुजरता और फिर अपनी हरकत दोहराता। मुझे तो इस पर बड़ा गुस्सा आया। मैं झटपट से नीचे उतरी और मेन गेट के पास पहुंच गई। मेरी दोस्त तो मुझे आवाजें देती रह गई। कहने लगी, शबनम ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन बहरहाल मुझे तो आदत थी दो पिपटका मारने की। मैंने ना आओ देखा ना ताओ अपने हाथ की आस्तीन चढ़ाई और दोनों हाथ कमर पर रखकर बोलने लगी, हाँ भाई क्या मसला है तेरा, क्यों टुकुर टुकुर यहाँ पर लड़कियों को ताड़ रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। मेरा लहजा भी मर्दाना सा था। वो मुझे नाफहमी से देखने लगा।
کہنے لگا، معاف کیجیے گا محترمہ، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، غلط فہمی کے بچے، 2 گھنٹے سے تو گلی کے اندر کیا اچار بیچ رہا ہے جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کے چکر کاٹ رہا ہے؟ بے وقوف تو کسی اور کو بنانا۔ میرے اونچے لہجے کو سن کر وہاں پر اور بھی بہت سے راہگیر جمع ہو گئے۔ وہ لڑکا تو بری طرح سے گھبرا گیا۔ کہنے لگا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں یہاں پر کسی کا گھر تلاش کر رہا تھا جو مجھے مل نہیں رہا۔ میں نے کہا، ابے سالے، کسے بے وقوف بنا رہا ہے؟ ابھی تک تجھے میرے ہاتھ کا دھوبی پٹکا نہیں پڑا، ورنہ تیری ہمت نہیں ہوتی نظر اٹھانے کی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے ہاتھ کے جوہر دکھاتی، وہاں کھڑے بزرگوں نے میرے ہاتھ سے اس کا گریبان چھڑوایا اور بات کو رفع دفع کر دیا۔ یہ سب کچھ مجھے اسے دیکھ کر دوبارہ سے یاد آیا تھا۔ میں نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی تو وہ بری طرح سے سٹپٹا گیا۔ میں نے کہا، ابھی تو وہی ہے نا جو اس دن میری دوست کی گلی کے چکر کاٹ رہا تھا؟ تیری اتنی ہمت کہ میرا رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا؟ ٹھہر جا، تجھے میں ابھی بتاتی ہوں۔ میرا جارحانہ رویہ دیکھ کر اس لڑکے کے ماں باپ حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ وہاں میرے اماں ابا بھی مجھے یوں دیکھ کر جلدی سے میرے پاس آ گئے۔ ابا نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگے، کھڑی رہ چپ چاپ ادھر۔ میں نے کہا، ابا میرا ہاتھ چھوڑ، اس دن تو یہ سالہ میرے ہاتھ سے بچ گیا تھا، دیکھتی ہوں آج کیسے بچتا ہے، کمینہ لڑکیوں کو تاڑتا ہے۔ آج میں اسے بتاتی ہوں کہ میں بھی قصائی امیر علی کی بیٹی ہوں۔ اس لڑکے نے اڑی رنگت سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری ماں تو اپنا ماتھا پیٹنے لگی، وہیں صوفے پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ کہنے لگی، امیر علی، تو نے اس لڑکی کا بیڑا غرق کر دیا، تیرے بیٹے ہونے کی خواہش نے دیکھ کیا حال کر دیا اس کا۔ ارے اس کا یہی طور طریقہ رہا تو کون بیانے آئے گا اسے؟ میرے والد کو شاید اپنی غلطی کا اب جا کر احساس ہو رہا تھا اور میں غصے سے تپی بیٹھی تھی۔ ابا کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے دوبارہ ایسی بدماشی دکھائی، نہیں تو جھانپڑ لگا دوں گا تمہارے منہ پر۔ پہلی بار مجھے ابا سے ڈانٹ پڑی تھی، ورنہ آج تک جب بھی میں باہر سے لڑ کر آتی تھی، 2-4 کی ہڈی پسلی توڑ کر آتی تھی، ابا میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہتا، آ گیا میرا شیر جوان۔ اس وقت میرا ڈھیروں خون بڑھ جاتا تھا، میں خود کو مرد ہی سمجھتی تھی اور ابا کا شیر جوان ہی بن کر دکھاتی تھی۔ لیکن آج تو ابا نے بھی مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، لیکن ایک بار جو کچھ ہوا اس نے تو میرے ابا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے لڑنے کی اس قدر عادت پڑ چکی تھی کہ ذرا سی جھگڑے کی بات میرے کانوں میں پڑتی تو میں اپنا کالر کھڑا کر کے فوراً لڑنے کو پہنچ جاتی۔ اب بھی میرے گھر کا دروازہ زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ میں نے پوچھا، کون؟ تو 12 سالہ محلے کا ایک بچہ کہنے لگا، شبنم باجی دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا، سامنے منور بھائی کو بہت سے لوگ پیٹ رہے ہیں، ارے دیکھو جا کر، بیچارہ مر جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اپنے گلے پر رومال ایک ہاتھ سے زور سے اتارا اور اپنی ہتھیلی پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، ان سالوں کی ایسی کی تیسی، میرے ہوتے ہوئے وہ ہمارے محلے دار کو تنگ کرے؟ چل میرے ساتھ، بتا مجھے وہ کمینے کدھر ہیں، ابھی ان کو ایسا دھوبی پٹکا ماروں گی کہ یاد کریں گے۔ میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس 12 سالہ لڑکے کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں بہت سے نوجوان منور صاحب کو مار رہے تھے۔ منور صاحب ایک پھل فروش تھے اور وہی ان کا روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ نوجوانوں نے ان کے ٹھیلے سے پھل اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکے تھے، کافی پھل برباد ہو چکے تھے۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے اندھا دھند مکے برسانے شروع کر دیے۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹے۔ میں نے کہا، کمینوں، بڈھے شخص کو دیکھ کر اس پر زور آزمائی کرتے ہو؟ سالوں ماں کا دودھ پیا ہے تو مجھ سے لڑ کر دکھاؤ۔ میں نے جذبات میں یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن جب میں نے غور کیا تو وہ لڑکے 8-10 تھے اور میں اکیلی۔ وہ کہنے لگے، تو کون ہے؟ بہرحال بھرم بازی تو میں انہیں دکھا چکی تھی اور اب اسے قائم بھی رکھنا تھا۔ میں نے کہا، میں اس محلے کی بدماش ہوں اور میرا بہت بڑے بڑے بدماشوں سے تعلق ہے۔ اگر تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو رات کو تم لوگوں کی لاشیں تمہارے گھر پہنچیں گی۔ میں نے انہیں ڈرانا چاہا، لیکن وہ لوگ بھی شاید لڑنا مرنا جانتے تھے۔ 2-3 لڑکے اور مجھ پر ہنسنے لگے، کہنے لگے، اچھا تو ہمیں کیا سمجھتی ہے؟ ہم نے کیا کچی گولیاں کھیل رکھی ہیں؟ دیکھ اس شخص سے ہمارا قرضہ دینا ہے، ہم جانے اور یہ جانے تیرے لیے یہی اچھا ہے کہ تو یہاں سے چلی جا۔ میں بھی قصائی امیر علی کی بیٹی تھی، پیچھے ہٹنا تو میں نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ میں نے کہا، میرے محلے میں اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی نقصان پہنچائے گا تو میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان میں سے 2-4 لوگ میری طرف بڑھے، میں نے بھی اندھا دھند ان کے منہ پر مکے مارنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ صحت کے حساب سے ہٹے کٹے تھے۔ اگر میں ان کے سینے یا کمر پر مکے مارتی تو بے اثر ہی رہتے۔ 1-2 کا ناک منہ میں نے پھاڑ دیا تھا۔ وہاں پر ایسا شور اور ہنگامہ مچا کہ پولیس آ پہنچی۔ پولیس والوں نے سب کو پولیس موبائل میں ڈالا اور پولیس اسٹیشن لے گئی۔ پولیس والے تو یہ حیران تھے کہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے میں نے 2-4 لڑکوں کے ناک منہ پھاڑ کر رکھ دیے تھے۔ انسپیکٹر ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کس نے کیا ہے،
तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और मैं नजरें झुकाए खड़ी थी। अगर इंस्पेक्टर के सामने अपनी वो जबान इस्तेमाल करती जिसकी मुझे आदत पड़ चुकी थी तो वो तो मुझे जेल के अंदर ही बंद कर देता। इसलिए मैंने भी थोड़ा समझदारी से काम लिया और खामोश खड़ी रही। उनका एक सीनियर इंस्पेक्टर मेरे पास आया, कहने लगा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, इन सब का मुंह का जाविया तुमने बिगाड़ा है। मैंने कहा कि गरीब फल फरोश को ये सब लोग मिलकर मार रहे थे और किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको रोक सकता। जाहिर है फिर मुझे तो कुछ करना ही था। ये कौन सी शराफत है कि एक बुढ़े शख्स से चंद पैसे लेने के लिए ये सब के सब उस पर जोर आजमाई करें। फिर मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर कहा कि ये काम मेरा नहीं, आपका था। आपकी पुलिस उस वक्त यहाँ क्यों नहीं पहुंची जब ये बदमाश एक निहत्थे, गरीब और बूढ़े शख्स पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे? मैं भी बात कर ही रही थी कि मेरे अब्बा भी पहुंच गए। इंस्पेक्टर से कहने लगे कि मेरी बेटी से गलती हो गई है, इसे छोड़ दो। वो इंस्पेक्टर मुझे सर से पैर तक गौर से देखने लगा। मेरे अब्बा से कहने लगा कि ये आपकी बेटी है? अब्बा ने कहा हाँ। कहने लगा ठीक है, इसे आप ले जाएं। सुनने में आया था कि वो इंस्पेक्टर काफी ईमानदार है। उसने मुजरिमों को ठीक ठाक मार पीट करके ही छोड़ा था और ये भी तंबीह की थी कि दोबारा वो इस फल फरोश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस वक्त तो वो चले गए, लेकिन ठीक 1 महीने बाद मैं यही गली में घूम फिर रही थी कि जब यकदम ही एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और पिछली नशिस्त का दरवाजा खुला। किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा और गाड़ी के अंदर खींच लिया। रुमाल को क्लोरोफार्म लगा हुआ था, उसे मेरी नाक पर रखा और मैं फौरन से होश की दुनिया से गाफिल हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में थी। मेरे दोनों हाथ पीछे को बंधे हुए थे और पाँव भी बंधे हुए थे। कुछ देर बाद जब मेरा दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो मैंने देखा कि कमरा खाली था, लेकिन बाहर मर्दों की आवाजें आ रही थीं। मैंने पूरे कमरे का जायजा लिया। ना कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनदान कि जहां से मैं भाग सकती, और फिर मेरे दोनों हाथ बांधे गए थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि अपने हाथों को आजाद कर सकूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला तो वही बदमाश नौजवान कमरे में आए। उन्हें देखकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। सब के सब हट्टे कट्टे थे और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। कहने लगे, उस दिन तो बड़ी मर्दानगी दिखा रही थी, अब बता तुझे हमसे कौन बचा सकता है? मैंने कहा, एक बार मेरे हाथ खोल तो तुझे बताती हूँ मैं। ये सुनकर वो शख्स गुस्से से मुझे घूरने लगा। उनमें से 2-4 ने कहा कि खोल दो इसके हाथ, यहाँ कौन है जो शोर शराबा सुनकर पुलिस को बुला लेगा? हम भी तो देखे ये अकेले हमारा क्या बिगाड़ सकती है। एक नौजवान ने मेरे हाथ पांव खोल दिए। फिर कहने लगे, अब दिखा अपनी ताकत का मुजाहिरा। मेरी आदत थी कि मैं एक तेज धार चाकू अपनी जेब में रखती थी, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा था। हर लड़ाई झगड़े में मुझे आगे आगे होने की आदत थी, इसलिए इस तरह के औजार मेरी जेब में होते थे। मैंने जेब से वो चाकू निकाला तो ये देखकर वो नौजवान घबरा गए। मैंने कहा, कसाई अमीर अली की बेटी हूँ, छुरी चलाना बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद जहां जहां मेरा हाथ चला मैं उनके वजूद को जख्मी करती चली गई। कुछ लड़के तो वैसे ही भाग गए थे, लेकिन उनमें से एक नौजवान मेरे हाथ लग गया। वो भी भागने की कोशिश में था, इसलिए उसकी कमीज फट गई। फिर जैसे मैंने उसकी कमर की तरफ देखा तो मैं तो धक सी रह गई थी। उसकी कमर पर पैदाइशी स्याह निशान देखकर मुझे याद आ गया कि मुझसे छोटा एक भाई भी था जो कि 4 साल की उम्र में घर से ऐसा बाहर निकला कि दोबारा आया ही नहीं। हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें ना मिला और उसकी कमर पर भी ऐसा ही निशान था। जब मैंने उसका नाम पुकारा तो वो भी चौंक गया, क्योंकि 4 साल की उम्र में उसे अपना नाम खूब अच्छी तरह से याद था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेशक छोटा और कम उम्र था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें उसे भी याद थीं। इसलिए जब मेरे अब्बा पुलिस को लेकर वहां पहुंचे तब तक वो बदमाश वहां से भाग चुके थे, क्योंकि जब मुझे गाड़ी में बिठाया गया तो देखने वालों ने फौरन से अब्बा को खबर कर दी थी और अब्बा पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। मैंने अब्बा को रोते हुए बताया कि ये मेरा भाई है जो बचपन में गुम हो गया था। बहुत सी बातें उसे भी बचपन की याद थीं जो वो बताने लगा। इंस्पेक्टर भी ये सब देख रहा था। बहिफाजत हमें घर पर छोड़कर कहने लगा, अमीर अली साहब, कल मैं अपने घर वालों के साथ आऊंगा। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। भला पुलिस वाले का मेरे घर पर क्या काम था? अगले रोज वो लोग आए तो मेरे हाथ में उस इंस्पेक्टर के नाम की अंगूठी पहन आ गए। मैं हैरान थी कि मेरी असलियत से वाकिफ होकर भी वो मुझसे शादी करना चाहता था। बहुत जल्दी शादी भी हो गई। शादी की रात उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे कहे गए अल्फाज दिल को जाकर लगे थे। वाकई ये पुलिस का काम होता है कि वो लोगों को इंसाफ दिलाए, और मैं एक लड़की होकर दूसरों की लड़ाइयां लड़ रही थी, बुराई को खत्म करने की कोशिश कर